नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं प्रयागराज के जाने माने नेता मनोज पांडे जी, जो फाफामऊ विधानसभा से विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं और आपकी राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ है। आज मैं जो है मनोज पांडे से फाफामऊ, देश और प्रदेश, इन सभी राजनीति पर ढेर सारी बातें करेंगे। पांडे जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक विश्लेषक भी आप हैं और अच्छा जो है आप लिखते भी हैं, कभी कभी उन्होंने के साथ विचार आते हैं। देश की राजनीति कहाँ जा रही है? देश की राजनीति जो है देश को बहुत नीचे ले जा रही है। और कहाँ जा रही है, बस आप समझिए देश कहाँ जा रहा है। आपको दिख नहीं रहा, सारे आंकड़े आपको नहीं दिख रहे देश कहाँ जा रहा है। आर्थिक रूप से देश कहाँ जा रहा है, बहुत नीचे। मतलब आर्थिक ही नहीं, कोई ऐसा विभिन्न आयामों पर देश जो है, आर्थिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, कोई सेक्टर देश का उन्नति की ओर नहीं है, सब गर्द में जा रहा है। और मुझको लगता है कि ऐसे ही चलेगा तो हमारा देश एक दिन डूब जाएगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए कि कभी कभी आपका ईवीएम पर जो है बड़ा सटीक वो रहता है। आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, समाजवादी पार्टी उठाती है, बहुजन समाज पार्टी उठाती है, तमाम विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, आप भी उठाते हैं। मेरे ये नहीं समझ में बात आ रही है कि ईवीएम का प्रयोग होते हुए भी विपक्षी दलों ने विभिन्न जगह जो है अपने सफलता पाई हुई है। आप ईवीएम पर जो सवाल उठाते हैं उसके पीछे क्या करते हैं? दरअसल क्या है ना कि ईवीएम एक मशीन है जी। और मशीन कोई अच्छा काम, मशीन ऐसा काम नहीं कर सकती निष्पक्ष काम। मशीन मैनिपुलेटेड हो सकती है। और जो विपक्षी दल कहीं कहीं पाए हैं, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में जैसे पाए हैं, ऐसी स्थिति पर ले जाके छोड़ा कि जब चाहेंगे तब पलट देंगे। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में पा रहे थे, ऐसे गठबंधन को प्रतिशत मिला कि वो जब जैसे चाहे वैसा उन्होंने किया। मतलब हमारा ये मानना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, देश में इतनी बेरोजगारी है, शिक्षक को सारे कामों में लगा देते हैं, सारी गणनाएं कराते हैं, तो वोटिंग जैसी चीज लोकतंत्र के लिए, जिससे पूरा देश का एक भविष्य तय होता है, संवैधानिक ढांचा पूरा तैयार करके तय खड़ा हो रहा है, तो उसमें हम कहते हैं बैलेट से मतदान कराने में दिक्कत क्या है। और फिर उन जगहों पर सत्ता दे रहे हैं जिन जगहों सत्ता की सत्ता दे रही, जनता दे रही। जनता नहीं, देखिए मेरा अपना मानना है, हम तो एक पार्टी के सदस्य भी हैं, और लेकिन मैं उससे हट के अपने व्यक्तिगत विभाग, बिल्कुल मैं, मेरा पर्सनल ये है कि सत्ता दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो ले रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। निरंकुश सत्ता है और ऐसी सत्ता है, हम मानते चलिए आप कि उनको मतलब वो मिला हुआ है, जनमत मिला हुआ है। जनमत के बाद भी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इवन के कहना नहीं चाहिए, संकट में तो हमारी न्यायपालिका भी है। मैं वही जानना चाह रहा था। अगला सवाल मेरा यही था। नेता जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, मतलब दूसरा इनका चल रहा है कार्यकाल, इस दौरान आपको नहीं लग रहा है कि कुछ संवैधानिक संस्थानों पर जो है ज्यादा सवाल उठ रहे हैं? चाहे वो जस्टिस वाला मामला हो, या मध्य प्रदेश में वर्तमान संकट हो, या कर्नाटक में भी हो, या तमाम ऐसी चीजें। ये हमको क्या लग रहा है, ये लगने की स्वाभाविक बात ही है। अब जस्टिस, जैसे आप देखिए कि जस्टिस रंजन गोगोई जस्टिस नहीं रह गए, मिस्टर रंजन गोगोई ने अभी तत्काल में कितने फैसले, अहम फैसले किए, और अहम फैसले करने के बाद आज राज्यसभा सदस्य हो रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि निश्चित तौर पर वो फैसले प्रभावित रहे होंगे, चाहे वो राम मंदिर का फैसला रहा हो, चाहे वो राफेल का फैसला रहा हो, चाहे वो सबरीमाला, जो भी फैसले रहे वो फैसले निश्चित तौर पर प्रभावित रहे हो। लेकिन अब तो एक मुद्दा मिल ही गया। नहीं, कहने का मुद्दा नहीं मिल रहा है, सोचने का मुद्दा है। सोचने का मुद्दा, कहना ही मतलब आदमी तो सोच ही रहा है ना कि ऐसा हुआ होगा। अब वैसे ही आप मानिए कि मध्य प्रदेश का, जैसे कि मध्य प्रदेश पे अब संवैधानिक संकट नहीं है, कह रहे हैं कि हम तो सुना, मैंने देखा एक दिन कुछ लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं कि विधायक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं आने में। हम तो कहते हैं कि इस देश में जब 16 विधायक को सुरक्षा के साथ वहां विधानसभा सदन तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कहां तक आप बताइए सुरक्षित है? जब 16 पर्टिकुलर व्यक्ति अगर सदन तक नहीं आ सकते और अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत नहीं हो सकते, तो मैं समझता हूं देश भी खतरे में। जब सुरक्षा 16 आदमी की नहीं हो सकती, विधायक की, आम आदमी कहां सुरक्षित है? आम आदमी कहां सुरक्षित, आप बताएं। उनका जवाब दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कहां सुरक्षित है। सुरक्षा पर नहीं, संवैधानिक खतरा है। इतना नंगा नाच हो रहा है सत्ता का, नैतिकता गिर चुकी है।
सत्ता किसी भी तरह सत्ता चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि जब अधिक बहुमत में कोई सरकार बनती है तो इस तरीके की परेशानियां आती है? अधिक बहुमत में सरकार मतलब कम नहीं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जब नहीं, वो कोई तो हाँ, सरकार निरंकुश, सदन में, फिर निरंकुश सरकार है, और जब कम बहुमत रहता है तो लोग कम बहुमत रहता है, लोग सड़क जाएंगे। नहीं, छोटी पार्टियां ब्लैकमेल भी तो करती नहीं, कोई कर सड़क जाएंगे, डर है भाई। आज की तारीख हमेशा मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आदमी निरंकुश हो जाए। कोई अंकुश नहीं, जो चाहेंगे वो करेंगे। क्या करोगे आप? क्या अच्छा, अब मैं इस पर आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए क्या? आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या सदन में बात नहीं उठाएंगे कि जो व्यक्ति एक बार विधायक चुना जाए वो उस कार्यकाल तक फिर दोबारा जो है चाहे इस्तीफा देकर ऐसा कुछ योग्य कर, ऐसा कुछ बंधन होना चाहिए। हमारा मानना है ऐसा कोई बंधन होना चाहिए जो खरीद फरोख्त, नैतिकता का पतन, ये सब जो हो रहा है, बहुत दुख की बात है। दल बदल कानून उपयोगी नहीं। बहुत क्या उपयोगी है बताइए। इतने दुख की बात है कि 3-3.5 लाख जनता का प्रतिनिधि जब चाहे तब जो निर्णय ले, उस पर भी कोई कानून होना चाहिए। मेरा अपनी मांग है मेरी, कोई एक पार्टी के लिए नहीं, जनता ने बनाया है तो फिर एक बार मतलब इस तरह से कानून इस पर कुछ होना चाहिए कि वो अगर हटे तो फिर वो लड़े नहीं दोबारा। मेरा अपना मानना है कि ऐसा ये होना चाहिए। नेताजी, जैसे कि अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ है जी, उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा गठबंधन बना जी, और वो गठबंधन बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया। और इसमें मैं और बताना चाहता हूँ कि 2022 में 2 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा समाजवादी पार्टी कैसे लेगी, जबकि समाजवादी पार्टी ही ज्यादा घाटे में रही है। देखिए हम ये बता रहे आप देखिए जनता में जाए, आप जाइए भी क्षेत्र में निकलिए, पूरा क्षेत्र एक तरफ से आम जनमानस इस बात को कह रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, हमारे किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मतलब नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, मतलब कहीं कोई वो नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि वो कैसे मोर्चा लेगी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो जनमानस ये कह रहा भाई सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, केंद्र से, हम कहते हैं केंद्र से ही प्रभावित हो रहे प्रदेश, सड़कें कहीं बनती दिख नहीं रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन में बहुत नीचे, आपको परसेंटेज अब हम आंकड़े नहीं देना चाहते क्योंकि लंबी बातें हो जाएगी, आंकड़े मतलब कहीं सड़कें बन नहीं रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन फेल है, पूरी बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक व्यवस्था देखिए। इसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के डाउन होने के से नहीं लिया जाता। आप हमारी बात समझिए, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था से गौर नहीं होती। हमारे भारत की इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था है जो पूरे विश्व की, एक बार पहले कभी ऐसा हुआ था कि पूरा विश्व अर्थव्यवस्था नीचे था, लेकिन भारत का नहीं था। मनमोहन सिंह जब वो वित्त मंत्री थे तो 91 में, तो हमारे कहने का मतलब हमारी भारत अपनी अलग सी शक्ति है, वो शक्ति विश्व के स्तर पर नहीं गिर रही है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है, हमारे यहाँ की नीतियां ऐसी हैं जो गिर रही है। अच्छा आप बताइए कि कुछ लोग गिर रहे हैं, कुछ लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? मतलब कि अमीर होता जा रहा है, गरीब अमीर भी नहीं, अमीर में चिन्हित अमीर होता है। बाकी कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो मतलब टेक्सटाइल डाउन मतलब बंद हो रहा है सेक्टर, एक सेक्टर नहीं बंद हो रहा है, सब बंद हो रहा है। मैं फाफामऊ विधानसभा पर आने के पहले जानना चाह रहा था कि वर्तमान सरकार की दूसरा कार्यकाल चल रहा है, कौन से ऐसे 2-3 फैसले हैं जिनको आप मानते हैं कि जनता के हित में करते ही नहीं? वर्तमान सरकार का केंद्र की मान लीजिए दूसरा उसका कार्यकाल चल रहा है जी, कौन से ऐसे 2-3 फैसले हुए जो जनता के हित में? नहीं, जनता के हित में एक तो सौहार्द खराब किया देश का, सामाजिक सौहार्द खराब किया देश का। आप बताइए इसकी क्या जरूरत है, इससे क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है? अभी इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा, बताइए इससे क्या मिल रहा है? उन्होंने टाल दिया एनपीआर को, जो है टाल दिया, क्योंकि जो है लोग असंतुष्ट थे, उसकी डेट उन्होंने 1 महीने बढ़ा दी। जी, नहीं टाल दिया ना, लेकिन खत्म नहीं कर दिया, टाल दिया। आप ये बताइए कि हमारे देश में इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है, क्या वो सत्ता उनकी नहीं है? आंदोलन अगर देश में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है किसी चीज का, तो उस पर हमारी सत्ता को नहीं जाना चाहिए, किसी उसके प्रतिनिधि को नहीं जाना चाहिए, आश्वासन नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं नहीं माने, आप वार्ता तो करनी चाहिए। आप तो ऐसा सोच रहे हो जिससे देश के नागरिक ही नहीं है। और आप समझिए उन्होंने 2016 में नोटबंदी किया कि हमारे आतंकवाद देश में बंद हो जाएंगे, हमारा मतलब काला धन आ जाएगा। अब वो इतनी पुरानी बातें हो गई, कितना उसका रोना रोए, आप उसका असर देख लीजिए। एक हमारे कई लोगों ने कहा भाई देखिए इसके दूरगामी परिणाम है, मैंने उसी समय कहा था, मुझे याद है शायद कि आपसे भी कहा होगा कि दूरगामी परिणाम तो है,
लेकिन सकारात्मक नहीं होंगे, नकारात्मक होंगे। नोटबंदी पूरी तरह से विफल है, काला धन उससे ज्यादा इकट्ठा हो गया। आज जो मैं ये समझता हूं कि देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उसमें सबसे बड़ा कारण नोटबंदी है, सबसे बड़ा कारण। पैसा सिस्टम में आया लेकिन काला धन था ही नहीं, काला धन था ही नहीं, सब सफेद हो गया। अब जवाब अगर कोई मांगे तो कोई जवाब देने को खाली नहीं देंगे जवाब, क्या करोगे? हिंदू मुस्लिम करने से नहीं। हाँ, आप ये समझिए कि देश पर चर्चा आर्थिक व्यवस्था पर नहीं हो रही है, देश पर चर्चा बैंकिंग सेक्टर फेलियर हो रहा है इस पर नहीं हो रही है, देश पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। ये आज पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है, उसकी चर्चा लेकिन कर रहे हैं ना। चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद जीएसटी लागू कर दिया, जीएसटी में ऐसे ऐसे पेच हैं, इतनी पेनाल्टीज है, इतनी आप समझिए टैक्सेस कितने कम हो गए, व्यापारी बंद हो जा रहे हैं तो टैक्स कहां से देगा? तो ये जो व्यवस्था बनाई है इन्होंने, वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेलियर हैं। और इनकी सारी 158 160 कितनी योजनाएं हैं इनकी, और सारी योजनाओं के आंकड़े आप उठा के देखें तिवारी जी, सारी योजनाएं आप समझें कि 18% से 20% ही इंप्लीमेंट है, मतलब 80% तक जो है कार्यान्वित नहीं हो पाया किसी भी योजना पे। पिछले साल के बजट में कृषि पर कितना 10-15 हजार करोड़ रुपए उन्होंने कृषि की कोई योजना थी उस पर किया था, उस पर केवल 400 या 600 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। फिर भी इस बार बजट में 20% बढ़ा के उसको बजट दे दिया, और खर्च हो नहीं रहा है तो फिर बजट बढ़ा रहे हो क्यों? आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़े में सरकार है और आंकड़े नहीं पूरा करेंगे, क्या करेंगे आप? फाफामऊ विधानसभा पर आते हैं, जो आपका क्षेत्र रहा है, वहाँ आप ज्यादा सक्रिय भी हैं और अच्छा लगा। आप फाफामऊ के बारे में बताएं कि जो है फाफामऊ के वर्तमान विधायक विक्रमाजीत मौर्य है भाजपा से, वर्तमान विधायक की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है मनोज पांडे? मनोज पांडे को संतुष्ट होने की क्या जरूरत है? जनता से आप पूछे जाके क्या संतुष्ट है? हम संतुष्ट हो ना हो, हम नहीं संतुष्ट होंगे तो आप कहेंगे कि भाई आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे, आप हार गए इसलिए संतुष्ट है। आप अगर फाफामऊ की जनता के सुख दुख को पता करना है आप तो जाके आप फाफामऊ ब्रिज क्रॉस करें और वहां एक एक जनमानस से पूछे कि विधायक की कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, आपके दुख दर्द को सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो बताएगी, जनता बताएगी कितना सुखी है। अभी आप एक बार जो है आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़े, बहुत बढ़िया आप वोट पाए, नाम तो आपने किया, फिर आप बसपा के रूप में प्रत्याशी हुए। मनोज तिवारी टॉक शो में ये बात जनता जानना चाहती है कि आने वाले विधानसभा 2022 में मनोज पांडे फाफामऊ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अच्छा ये बताए, प्रत्याशी अपने मन से हो ना हो, अपने मन से तो स्वतंत्र हो सकता है, वो तो आजाद हो ही सकता है, बस अपना मन वही चलता है। बाकी किसी अगर पार्टी की विचारधारा में आपका विश्वास है और यकीन है, आप किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो उस पार्टी का जो भी उसका मंडल बनेगा, चुनाव समिति बनेगी, जो बनेगी, पार्टी के हाईकमान और अध्यक्ष यह डिसाइड करेंगे कि ये उपयुक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब वो उनका डिसीजन होगा वही होगा। मतलब पार्टी अगर कहेगी तो मनोज पांडे, जब अगर पार्टी में ऑब्वियसली अगर पार्टी में न होते तो मनोज पांडे कहते नहीं डंके की चोट पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नहीं वो तो ठीक है भाई 2 चुनाव अगर हम लड़ चुके विधानसभा का, स्वतंत्र लड़े, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से लड़े, तो चुनाव लड़ने की मन में इच्छा ही है, चुनाव लड़के जनता के लिए कुछ करने की इच्छा है। लेकिन मेरी इच्छा है, अब हमारी पार्टी की इच्छा क्या होती है, पार्टी ये समय आने दो, समय आने पर पार्टी। मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि फाफामऊ के लिए, फाफामऊ विधानसभा के लिए मनोज पांडे ने क्या योजना बनाई है? फाफामऊ विधानसभा के लिए हमने, यदि मैं फाफामऊ का चुनाव लड़ता हूँ और विधायक होता हूँ तो सबसे पहले हमारी विधानसभा में जितने अवैध काम जैसे जुआ, नशा, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, जो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को नष्ट कर रहा है, क्या ये वर्तमान सरकार को नहीं दिख रहा है? अब सरकार को दिख रहा है, आप जाके पता करो। हमारे नौजवान नाली में पड़े लौट रहे हैं, हमारे यहाँ चोरी हो रही है, हमारे जुआ के अड्डे खुलेआम चल रहे हैं। वर्तमान सरकार देख रही नहीं देख रही, मैं क्या इसको बताऊं? आप जब अगर देख रही होती तो मेरा ये संकल्प, पहला संकल्प मेरा ये है कि हमारे देश, हमारे क्षेत्र का नौजवान सही हो और ये नशा, जुआ, अफीम, गांजा, चरस ये बिकना बंद होगा। सत्ता में हमारी पार्टी रहे न रहे, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। इसके लिए बहुत अभी कहिए कि आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं आप कह सकते हैं पांडे जी, आपका सवाल मैं सवाल भी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी वर्तमान सरकार आंदोलन की व्यवस्था, आंदोलन को कुचल दे रही है, जबरन ऐसा कुचल दे रही है। और हम लोगों के मन में बहुत कुछ करने का है, अभी कुचले नहीं जाना चाहते। अभी कुचल जाएंगे तो हमारा क्षेत्र वंचित रह जाएगा। बहुत सारे विकास, बहुत सारे हमारी उम्मीदों से जो भविष्य में उनके लिए हमने योजनाएं बनाई,
तो अभी हम अपने आप को सेव करके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, वो देखा जाता है कि जो विधायक होते हैं, जो सांसद हो जाते हैं, अक्सर वो छोटे छोटे ऐसे कामों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं जिनका उनके पद से कोई लेना देना नहीं होता है, कम लेना देना होता है। जैसे तमाम नाली का झगड़ा, तो पड़ोसी का झगड़ा, ये सब जो है ज्यादा निपटाने में लग जाते हैं, जबकि विधायी काम की जरूरत होती है। नहीं, समाज में ये भी तो अव्यवस्था ही है, इसका भी तो दर्द है ही है। तो इस दर्द को भी बांटे, लेकिन हम समझते हैं कि उनकी अपनी कार्यशैली है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लेकिन समाज की ये भी जरूरत है। छोटे छोटे झगड़े भी समाज में आजकल क्या है ना, हर आदमी तो चाहता है विधायक और सांसद के पास पहुंच के छोटे छोटे झगड़ों को भी वहीं निपटाएं। कानूनी काम ना करके जो है फिर इसी में उनका भरोसा है विधायक सांसद पर, प्रतिनिधि पर, लेकिन प्रतिनिधि उस भरोसे पर कितना खरा उतरता है ये प्रतिनिधि है। फाफामऊ की मुख्य समस्या क्या है? फाफामऊ की मुख्य समस्या, फाफामऊ विधानसभा की कोई समस्या का जड़ नहीं है। समस्याएं जो है लगभग सब जगह वही। फाफामऊ में कोई अलग स्पेशल टाइप की समस्या नहीं। किसान की बहुत बड़ी समस्या है। हमारा कृषि प्रधान हमारी विधानसभा है। वहां पर किसान, आलू का किसान है, गेहूं का किसान है, जो परेशान, मतलब किसान तो हर जगह है। लेकिन फाफामऊ हम समझते हैं कि इलाहाबाद जनपद में सुराव तहसील का फाफामऊ शहर से सटा भी हुआ है, नगर से। अब छोटी समस्या जैसे आपको बता दें, हमारे यहाँ सब्जी का उत्पादन एशिया में, आपको पता होगा मेरा गांव है हथीगहां एशिया में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा। लेकिन क्या है कि सब्जी वहां बहुत बड़ी मंडी लगती है। हम आप जो सब्जी शहर में खा रहे हैं वहीं से खा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की व्यवस्था ने सब्जी को, जो गरीब कमजोर तबके के लोग जो तांगा पर, अब आप बताएं, बड़े बड़े ट्रक रोड पर चलेंगे जाम नहीं लगेगा, घोड़ा गाड़ी चलेगी तो जाम लगेगा। उनको फाफामऊ ब्रिज पर रोक दिया जा रहा है। शहर में नहीं, शहर में इस तरह जैसे ब्रिटिश काल में लोगों को सिविल लाइन्स नहीं आने दिया जाता था। ब्रिटिश काल में जब देश आजाद नहीं था तो सिविल लाइन्स में नहीं आने। मैंने ये सुना है कि तांगा गाड़ियां जो है और घोड़े, इस तरीके के बैलगाड़ी टाइप की जो पुरानी सुविधा है, वो जब शहर में आते हैं, शहर स्मार्ट सिटी के रूप में मानित हो चुका है, इससे इसकी ग्रेडिंग गिर रही है, इसीलिए रोका गया है। तो इसका मतलब कि ग्रेडिंग गिर रही स्मार्ट सिटी का, तो लुंगी और धोती वाला आदमी भी शहर में नहीं आएगा, क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था जींस पैंट वाला ही क्यों शहर में घूमेगा, सूट वाला ही घूमेगा। आम जनमानस के लिए शहर खत्म कर दिया जा रहा है ना। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये गरीबों के हित की सरकार नहीं है। ये गरीबों को दफन करके अमीरों को बढ़ावा देने की सरकार। भाई स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो, इस बात में केवल क्लीन से आदमी टहलेगा, मुझ वाला गायब, गरीब नहीं गए, हम कहाँ रहेगा बताइए। गंदे मैले कपड़े वाला आदमी कहाँ ठहरेगा, मजदूर नहीं आएगा, मजदूर कैसे आएगा। आप ही तो कह रहे हो स्मार्ट सिटी होगी, उसके आने से स्मार्टनेस खराब होगी शहर। तांगा घोड़ा प्रकृति ने बनाया है, किस लिए बनाया है? घोड़ा चलने के लिए बनाया है, तो उसका सदुपयोग हो घोड़े। देखिए आप हमारी बात समझिए, सारी चीजें जो प्रकृति ने बनाई, इवन सांप तक वो भी उपयोगी है जीवन के लिए, समाज, क्योंकि सांप भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जंतुओं को खाते हैं जिससे वो जंतु नुकसान। तो सबको प्रकृति ने बनाया है, तो घोड़ा को भी बनाया है, तो घोड़ा भी उपयोगी है। और उससे जो साधन, अब आप बताएं कि 5 लाख 7 लाख रुपए की टाटा मैजिक छोटी छोटी गाड़ियां रहती है जिससे आदमी काम करता है। घोड़ा गाड़ी आदमी 20,000 का घोड़ा लिया, 20,000 का 40-50 हजार रुपए ग्रामीण बैंक से लोन लेके आदमी बना लिया, 500-700 रुपए का व्यापार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीने से लथपथ रहता है, और फाफामऊ में रोक दिया जाता है कि आपके जाने से जाम ग्रेडिंग गिरेगी। अब आप ये बताओ कि ग्रेडिंग गिराने के लिए आदमी को मूलभूत जो जीवन की, तो आप कहते हैं सबको आप एक सूची बनाओ ना बीपीएल लोगों की, उनको टाटा मैजिक मुहैया कराओ, सरकार की तरफ से व्यवस्था करो, योजना दो उनको, की वो उनके जीवन यापन की कौन सोच रहा है? मैं विधायक तो आपको बता देता हूं कि ऐसे कोई अनुबंध, कोई प्रतिबंध नहीं लगने पाएंगे, चाहे उसके लिए मुझको सड़क पर अपने को कुर्बान करना पड़े। सरकार के ही अपने ही सरकार के खिलाफ मैं आप समझिए, हमारी सरकार रहेगी तो हम उसको सलाह देंगे, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन करती भी, क्योंकि हमारा मेन इशू ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे कमजोर तबका है उसके दुख दर्द को बांटना, उसकी जरूरतों को पूरा करना, उसके लिए लड़ाई करना। नेताजी, ये सुना जाता है, लोग कहते हुए भी मिलते हैं, मनोज पांडे फाफामऊ, गंगा पार और यमुना पार में मेजा से भी जो है तैयारी कर रहे हैं, ये कितना सही है? देखिए क्या है ना, हमारी कर्मभूमि है फाफामऊ और जन्मभूमि है फाफामऊ। मेजा इतना दूर, और हमारा मतलब हम कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, कोई इतने बड़े नेता है कि पूर्व मंत्री है, पूरी है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, हमको जहां से चाहिए वहां से लड़ा दी, जहां से वहां लड़ जाए, कहीं हमारी कोई तैयारी नहीं है। हम एक रूटीन काम अपनी लाइफ का, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के फाफामऊ हमारे में काम करते हैं, और अगर फाफामऊ से लड़ने की इच्छा है, इसलिए फाफामऊ भी हमारा 2022 में गठबंधन होगा या नहीं? किसने? मनोज पांडे, मेजा या फाफामऊ? फाफामऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार को 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में नंबर क्या देना, 2 नंबर आते हैं। नेता की असल जिम्मेदारी क्या होती है? जनमानस को मतलब सरकार की मूलभूत सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाना, जनता की दुख दर्द। दुख दर्द को दूर करना। एक बात निश्चित है कि मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे। निश्चित कुछ नहीं है इस जीवन में। मनोज पांडे कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं निश्चित। आपको लगता है कि चुनाव जो है एक सटीक रणनीति पर निर्भर करता है? रणनीति तो पूरे जीवन की भी होनी चाहिए, चुनाव तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, उससे छोटी चीज है, रणनीति नहीं चाहिए। आप सपा नेता हैं, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के? लगता ही नहीं, बनेंगी। क्योंकि आज की तारीख में आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके विजन, उनकी सोच का कोई नेता भारत में है नहीं। अब हमको लगता है कि अब आने वाले समय में हम लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में ही देख रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग को प्रधानमंत्री बनाने तक ही कोशिश है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, देश उनको देश के प्रधानमंत्री तो के रूप में। एक ही इतने मतलब खाली एक प्रदेश की पार्टी है और कैसे संभव है कि जो है प्रधानमंत्री तक तो 272 सीटें जीतनी होती है? नहीं, आप ही देखिए कि क्या जितने प्रधानमंत्री पहले बने सब क्या पूरे भारतवर्ष के नेतृत्व करते थे। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है और बड़ा प्रदेश होने के नाते यहाँ का प्रतिनिधित्व जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब मिली जुली सरकार बनने में हाँ कुछ भी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पर बनेंगे। हमको ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा उनका विजन, ऐसा बड़ा विजन है। चलिए पांडे जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आप हमको ऐसा अवसर दिया। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा कि नेता को जो है जनता का दुख दर्द महसूस होना चाहिए ताकि वह अपने जनता के हित के लिए हमेशा काम करे। नेता का काम विधायी कामों में ज्यादा होना चाहिए और समाजवादी पार्टी से ये फाफामऊ से विधानसभा चुनाव की तैयारी मनोज पांडे जी की है, अगर नेतृत्व ने चाहा तो। आगे बात करते हुए मनोज पांडे जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास वह योग्यता है कि वह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मनोज पांडे चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री जरूर बने।